सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 6 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने सवाल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, कुछ संख्याएं दी गई है नीचे और बोला गया है 11 से विभाज्यता की जांच करनी है अपन को। भाई कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी और कौन सी नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए वाला 54 45 संख्या दी गई है। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या था? विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो, सम स्थानों के अंकों का योग कर लो और उनका अंतर कर लो। यदि अंतर 0 आता है या फिर अंतर 11 से विभाज्य होता है तो संख्या भी क्या होती है? 11 से विभाज्य होती है। यही होता है। तो अब अपन विषम स्थानों का योग करेंगे। अब विषम स्थान कौन कौन से इस संख्या में? ये वाला, ये वाला। पहले नंबर पे ये आ रहा है, तीसरे पे ये आ रहा है, तो जोड़ दो। 5 + 4 कितना हुआ? 9। अब देखो सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। 4 + 5 कितना आया? 9। अब देखो अंतर करेंगे। अंतर में जरूरी नहीं है विषम वाले में से सम घटाओ या सम वाले में से विषम घटाओ। जो संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो ये 9 में से 9 घटाया, कितना बचा? 0। अंतर कितना आ रहा है? 0। 0 अंतर आ रहा है तो अपन क्या कह देंगे? अतः संख्या 11 से विभाज्य होगी। यही तो 11 का नियम है अपना। यदि अंतर यहाँ पे कोई संख्या है और ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 11 का भाग जा रहा है, तब भी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इसमें ये संख्या दी गई है। इस संख्या की भी अपन को जांच करनी है। कैसे जांच करेंगे? विषम स्थानों का योग। विषम पे कौन कौन से आ रहा है? ये। ठीक है, तो विषम स्थानों का योग कर दो। ये 1 + 0 + 0 + 0 क्या आया? 1 आया। इसी प्रकार सम स्थानों के अंकों का योग, बचे जो सब सम स्थान है 1 2 3 4, तो ये 0 + 0 + 0 + 1, तो क्या आया? 1। अब अंतर कर देंगे। 1 - 1 कितना आया? 0। 0 आते अपन क्या कहते थे? अतः संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसको भी नोट कर लीजिए। ये इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं, B, C, D, F। ये आपको करना है, नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए? 3 से। तो अपन 3 का नियम लगा देंगे। 3 का नियम क्या था? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। ये जो खाली स्थान है इसमें 1 अंक आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपन अंकों का योग कर देंगे, जोड़ देंगे इन्हें। जोड़ दो। 6 + 7 + 2 + 4। जो अंक अपने पास है वो जोड़ दिए, एक खाली स्थान बचा। जोड़ो। 6 और 7 13, 2 15 और 4 19 हो गया। अब 19 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक अंक छूट रहा है अभी। इस एक अंक में अपन यहाँ पे खाली स्थान पर क्या लिखें या फिर 19 में ऐसा क्या जोड़ें जिसमें 3 का भाग चल जाए? सबसे छोटी संख्या। तो 19 में सबसे छोटी संख्या अपन 2 जोड़ दें। तो 19 में ये 2 जोड़ दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा? 21। ये मैंने खाली स्थान छोड़ा। इस खाली स्थान की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। यदि मैं 19 में 2 जोड़ूं तो 21 हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक तो क्या आ गया? 2 आ गया। 21 आते हैं, 21 में क्या है? 3 का भाग पूरी बार चल जाता है। इस वजह से ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक तो क्या आ गया? 2। अब सबसे बड़ा अंक भी निकालना है अपन को। ये सबसे बड़ा अंक। अब देखो इस 19 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं सबसे बड़ा अंक जिसमें 19 में जोड़ने पर संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो देखो मैं अब इस 2 की जगह क्या जोड़ दूं? यहाँ पे 19 में 8 जोड़ दूं, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 होते ही संख्या है 27 में 3 का भाग पूरी बार चल जाएगा। तो जब इसमें पूरी बार भाग चल जाएगा तो इस संख्या में भी जाएगा। तो सबसे बड़ा अंक क्या आ जाएगा? 8। मतलब सबसे छोटा अंक तो अपन 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा अंक 8 लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप।
ऐसा तो चल रहा है। ये बी वाला आपको करना है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। ये कोई संख्या दे रखी है, इसमें यहाँ खाली स्थान है, इसमें एक अंक आएगा। अपन को यहाँ पे ऐसा अंक लिखना है कि जिससे ये संख्या क्या हो जाए, 11 से विभाज्य होता है। तो 11 का नियम क्या है अपने पास, विषम स्थानों का योग, फिर सम स्थानों का योग, फिर अंतर। तो विषम स्थानों का योग, विषम स्थान कौन कौन से होंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, यही होंगे। तो ये विषम स्थानों का योग कर लो, 9 + 3 + 2 कितना हुआ, 9 और 3 12, 12 और 2 14 हो गए। अब सम स्थानों के अंकों का योग कर लो, एक सम स्थान तो ये है, दूसरा ये खाली स्थान वाला है, तीसरा ये वाला है। तो देखो पहला, ये दूसरा खाली स्थान और तीसरा ये हो गया। तो देखो 8 और 9 कितने हो गए, यहाँ पे 17 हो गए। उसके बाद हाँ तो यहाँ पे इन दोनों का योग 17 आया। अब देखो खाली स्थान बचा हुआ है। अब यदि मैं अभी इनका अंतर कर दूं, देखो 17 है यहाँ, 17 में से 14 घटाया तो कितना बचा, 3 बचा। लेकिन अंतर जब 3 आएगा तो संख्या 11 से विभाज्य थोड़ी होगी। 11 से विभाज्य करने के लिए अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 या फिर अंतर इतना आए कि वो उस अंतर में 11 का भाग चल जाए। तो देखो मैंने क्या किया, ये 17, इसमें से 14 घटाया, कितना बचा, 3। अभी तो एक खाली स्थान भी है अपने पास। तो इस खाली स्थान में मैं ऐसी कौन सी संख्या लिखूं यहाँ पर जिसको 17 में जोड़ूं और जो योग आए उसमें से 14 को घटाऊं, तो यहाँ पे ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसमें 11 का भाग चल जाए। क्या मैं इसमें 8 जोड़ दूं, देखो 8 जोड़ते क्या होगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंतर करेंगे अपन। तो अंतर किया अपन ने, ये 25 में से क्या घटा दिया अपन ने, 14 घटा दिया। तो देखो कितना बचता है, 11 बच रहा है। अब 11 अंतर कितना आ गया, 11 आ गया। तो 11 में 11 का भाग पूरी बार जाता है, तो अपन क्या कह देंगे, रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा, अंक क्या आएगा यहाँ पे, 8 आएगा। मतलब 8 लिखने पर तो भाग पूरी बार जा रहा है, तो ये 8। तो यहाँ पे कौन सा अंक आ जाएगा, 8। तो आप पढ़ लेना। इसके बाद है बी वाला ये है जो आपको करना है, एक खाली स्थान है। इसी प्रकार से सेम तरीके से आपको करना है, इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.3 अपने पास खत्म हो चुकी है। इसके बाद 6.4 पढ़ने के लिए अपन पढ़ेंगे सार गुणनखंड और सार गुणज। अब सार गुणनखंड और सार गुणज क्या होता है, गुणनखंड आप लोग जानते ही हो, 4 है। अभी मैंने बोला 4 और 18 के गुणनखंड लिखिए। अब देखो 4 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, 4 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा ये अपन को लिखना है। तो देखो 4 में 1 का भाग तो सभी में जाता है, तो 1 तो सभी में लिखना है। ठीक है, अब देखो 4 में और किसका भाग जाएगा, 2 का भी जाता है। 2 के बाद किसका जाता है, 4 का जाता है। बस इन 3 संख्याओं के अलावा और कोई संख्या का भाग जाता है क्या, 4 में नहीं जाता है। इसी प्रकार 18 है, 18 में किस किस का भाग जाता है, देखो 1 का तो जाता ही है, 2 का भी जा रहा है, 9 2 18, 3 का भी जा रहा है, 6 3 18, 4 का जाता है नहीं, 5 का भी नहीं, फिर 6 का जाता है, 6 3 18, फिर 6 के बाद सीधा किसका जाएगा, 9 का जाएगा, 9 2 18, और 9 के बाद किसका जाएगा, 18 का जाएगा। तो देखो मैंने 4 के भी गुणनखंड लिख दिए, 18 के भी गुणनखंड लिख दिए। अब मैं यहाँ पे 4 और 18 के सार गुणनखंड लिखूंगा। तो गुणनखंड तो आते ही हैं। अब सार गुणनखंड क्या होते हैं, सार गुणनखंड का मतलब होता है जब दो संख्याओं में समान गुणनखंड मिले तो वो सार गुणनखंड होते हैं। अब देखो 4 और 18 के सार गुणनखंड क्या होंगे, इनमें देखो क्या क्या मिल रहा है, ये एक तो 1 मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो 4 और 18 के सार गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 2, बस यही सार गुणनखंड होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया अपन ने, 4 और 15 के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो 4 के गुणनखंड तो 1 2 4 होते हैं। अब देखो 15 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है क्या, नहीं,
3 का जाता है, 4 का भी नहीं जाता, फिर 5 का जाता है, और 5 के बाद सीधा किसका जाता है, 15 का जाता है। तो अब देखो 4 और 15 के, ये 15 के सारे गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, देखो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक ही मिल रहा है, ये एक ही मिला। अब देखो जब भी दो संख्याओं के सार गुणनखंड केवल एक हो तो दोनों संख्याएं क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब दो संख्याओं के सार गुणनखंड केवल एक हो तो वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखो आप, जब भी दो संख्याओं के सार गुणनखंड एक आए तो वो संख्या कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, ये वाली सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो सार गुणनखंड तो अपन ने पढ़ ही लिए, अब अपन पढ़ेंगे सार्व गुणज। देखो गुणनखंड और गुणज में अंतर होता है। गुणज क्या होता है, देखो गुणज होता है जब भी कोई संख्या दे दे और अपन से बोले जैसे 3 के गुणज लिखिए, तो 3 का पहाड़ा लिखते जाओ, मतलब ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भाग चला जाए, वो संख्या यहाँ लिखनी होती है। तो देखो 3, ये फिर 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30, 30 के बाद 33, मतलब 3 जोड़ते जाओ, जो संख्या है उस संख्या में 3 जोड़ते जाओ और आगे वाली संख्या लिखते जाओ। 36, 39, 42, यहाँ तक लिख दो, इसके आगे और भी हो सकती है। इसी प्रकार 4 के गुणज लिखने अपन को, तो 4 के गुणज का मतलब है 4 का पहाड़ा लिख दो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, आगे और भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखो, ये गुणज तो अपन ने लिख ही दिए, अब अपन को क्या लिखना है, 3 और 4 के सार्व गुणज। सार्व गुणज का मतलब होगा इन दोनों में जो भी संख्याएं मिले वही सार्व गुणज होगी। अब सबसे पहले देखो क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, ये 12 दोनों में मिल रहा है, तो 3 और 4 का पहला सार्व गुणज क्या हो जाएगा, 12। उसके बाद देखो क्या मिल रहा है, उसके बाद 1 ये 36 मिल रहा है, और यहाँ पे 24 आएगा, एक फिर 27 और एक ये 24 भी मिल रहा है। तो देखो क्या क्या मिला, 3 और 4 के साथ गुणज में 12, 24 और 36, आगे और भी बहुत से मिल सकते हैं। तो 3 और 4 के साथ गुणज क्या हो जाएंगे, 12, 24, 36। तो सार गुणज जैसे निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए।